फैमिली, वेलकम टू पोलैंड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पोलैंड के वर्क वीज़ा के बारे में, क्योंकि पोलैंड जो है सब लोगों की एक टॉप चॉइस कंट्री बनती जा रही है। क्योंकि यहाँ का जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, ब्यूटीफुल सिटीज़ हैं, इनका रिच कल्चर जो है, इस वजह से पोलैंड जो है सबकी एकदम फेवरेट चॉइस बनती जा रही है कि मुझे पोलैंड जाना है। क्योंकि इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे मतलब लोग जो हैं आजकल ज्यादातर वीडियो में ये देखने में आ रहा है कि लोग वर्क वीजा जो अप्लाई कर रहे हैं, खास करके पोलैंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है इस वजह से। तो अगर आप बैग पैक कर रहे हैं पोलैंड आने के लिए, तो इसमें कितना खर्चा आएगा, आपको वर्क वीजा कैसे मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगी, जिससे आपको जो इंटरनल एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसका भी आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो फ्रेंड्स, पोलैंड की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उसको कैसे अनलॉक करना है, कौन सी ऐसी की है जिसको आप अनलॉक करके आप उस अपॉर्चुनिटीज को ले सकते हैं। क्योंकि ईयू और ईस्टर्न यूरोप एंड स्विट्जरलैंड सिटीजन्स के लिए यहाँ पे मतलब उन लोगों को वर्क वीजा लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो फ्री हैं। किसी भी वर्क वीजा को लेने की जरूरत नहीं है, वो आराम से पोलैंड में आकर के काम कर सकते हैं। बट अदर्स के लिए वर्क वीजा की जरूरत पड़ती है। विदाउट वर्क वीजा, विदाउट वर्क परमिट वो एंट्री नहीं कर सकते यूरोपियन कंट्रीज में, तो उनके लिए वर्क वीजा चाहिए होता है। और चूंकि ट्रैवल वीजा जो टूरिस्ट वीजा पर आते हैं, उनके लिए भी काम करना अलाउ नहीं होता है। हालांकि कुछ कुछ कंट्रीज में अलाउ है काम करना, बट वो बहुत ही कम केसेस में होता है, जिसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया है और उसमें भी बताया है कि कौन कौन सी कंट्री में आप टूरिस्ट वीजा लेकर के आप मतलब वर्क वीजा को ट्रैवल वीजा को कन्वर्ट करवा सकते हैं। बट वर्क वीजा लेना जरूरी होता है आपको। जो लोग पोलैंड मूव करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनको डी टाइप नेशनल वीजा चाहिए होता है। तो डी टाइप नेशनल वीजा के लिए आपको जो फी पे करनी पड़ती है, तो कुछ लोगों को पता है ये 60 यूरो का होता है और कुछ लोगों को पता है कि 135 यूरो का होता है। लेकिन स्टैंडर्ड एप्लीकेशन के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो फी है 135 यूरो है। और उसके साथ साथ एक तो ये फी हो गई, उसके साथ हिडन कॉस्ट भी होते हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी होते हैं, जो आप लोगों में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि बस इतना ही हमें पेमेंट करना है, मुझे वीजा मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, रियलिटी जो है उसमें हिडन कॉस्ट भी इंक्लूड होती है रियलिटी में। जैसे कि बायोमेट्रिक कलेक्शन होता है, आपको डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट कराने होते हैं, ये सब जो होते हैं ना छोटे छोटे एक्सपेंसेस, उनको भी आप इंक्लूड करके देखिए। वो आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ज्यादा ही निकलेंगे, तो उनको अगर आप लोग ऐड नहीं करते हैं तो आप उसको ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये सब ऐड करना जरूरी है। इसके बिना आपका काम नहीं होगा। हिडन कॉस्ट होते हैं ना, ये आपके अगर एक्सपेक्टेशन, जैसे मान लीजिए सोचते हैं कि इतने में हो जाएगा, तो हिडन कॉस्ट अगर ज़्यादा निकल के आता है तो वो थोड़ा सा डिफरेंस जो होता है ना क्रिएट कर देता है। तो पहला मेजर कॉस्ट जो है आपका होता है फ्लाइट टिकट, मतलब फ्लाइंग कॉस्ट। तो फ्लाइंग कॉस्ट उस समय आपका ज़्यादा पड़ता है अगर आप इमीडिएट आप टिकट बुकिंग करवाते हैं। अगर आप मिड वीक में या फिर आप पीक वीक में करवाते हैं, पीक ऑफ में करवाते हैं, मतलब कि जैसे पीक टाइम होता है ना जाने का, उस टाइम पे अगर आप टिकट करवाते हैं तो आपको ज्यादा कॉस्ट पड़ता है। अगर पीक टाइम में नहीं करवाते हैं या मिड वीक में करवाते हैं, मतलब हफ्ते के बीच में भी आप करवाते हैं, तो आपको जो फ्लाई का जो टिकट होता है, एयरलाइंस का जो टिकट होता है, वो आपको उसका कॉस्ट जो है आपको कम पड़ता है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। एयरलाइंस भी आपको देखनी है, रूट्स देखने हैं, जिससे आपको प्राइसेस में आपको जो होता है ना इफेक्ट आता है, और आपको पैसे भी खर्च कम करने पड़ते हैं इससे। फेयर जो प्राइसेस होती है ना, ये फ्लक्चुएट करती रहती हैं कि आपने कितने टाइम पहले आपने टिकट की बुकिंग करवाई है, कौन सी आपकी डिपार्चर सिटी है, कौन से फ्लाइट से, कौन सी एयरलाइन से आपने बुकिंग करवाई है, कब आपने बुकिंग करवाई है। मतलब आपने अगर एडवांस बुकिंग करवा ली है तो आप इससे अपने पैसा जो है ना इसमें आप सेव कर सकते हैं। और टिकट की बुकिंग अगर आप पहले करवा लेंगे तो आपके लिए सेविंग का सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि इमरजेंसी में जैसे आप टिकट बुकिंग करवाते हैं तो अब उसमें पैसे आपके बहुत ज़्यादा खर्च होने वाले हैं। तो आप एयर फेयर जो बुकिंग है, फ्लाइट्स की जो बुकिंग है, कोशिश ये कीजिए कि एडवांस में आप इसकी बुकिंग करवा करके रख लें। अब फ्रेंड्स, जैसे आप किसी भी कंट्री में पहुंच जाते हैं तो सबसे बड़ा बिगेस्ट एक्सपेंस जो होता है वो होता है होटल का, होटल बुकिंग का, अकोमोडेशन का।
तो अगर आप अकोमोडेशन के खर्चे से बचना चाहते हैं तो जैसे फर्स्ट डे तो आपको होटल बुक करनी होगी 1 या 2 रात के लिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर अंदर आप ऑनलाइन इतने सारे मतलब ऐप हैं और उस कंट्री का जो ग्रुप्स वगैरह होता है उसको आप ज्वाइन करके आप क्या कर सकते हैं, शेयर्ड अपार्टमेंट भी ले सकते हैं या फिर हॉस्टल भी ले सकते हैं। तो इसको आप शेयरिंग करके आप अच्छे पैसे अपने सेव कर सकते हैं। दूसरा आता है अब एक्सपेंस जो होता है सबसे बड़ा, वो होता है ट्रांसपोर्टेशन का। तो जैसे आपको डेली आपको ट्रेवल करना है तो उसके लिए आप मंथली या फिर वीकली पास बनता है, जो कि हर ट्रांसपोर्ट में यहाँ पर चलता है पोलैंड में। या तो आप ट्रेन में जाइए, बस में जाइए, मेट्रो में जाइए, किसी भी तरीके से आप ट्रेवल कीजिए तो वो पास जो है आपका हर जगह मतलब चलता है वो। तो ये जो आप पास बनवाते हैं मंथली और वीकली पास, तो इस पास को बनवाने से बनवाना बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है कंपेयर टू सिंगल टिकट। अगर आप सिंगल टिकट लेते हैं तो आपको उसमें खर्चे ज़्यादा होते हैं। तो इन खर्चों से जैसे आपको पैसे सेव करने हैं तो आप इस बेटर होता है कि आप उसका पास बनवा लीजिए। नेक्स्ट है आपका मेडिकल इंश्योरेंस। तो आपका ये हेल्थ इंश्योरेंस जो है ये मैंडेटरी होता है सभी फॉरेनर्स के लिए। उसके बाद आपका एक्सपेंस आता है ग्रोसरीज का, लाइक और भी अदर जैसे घूमने का, रेस्टोरेंट्स का, किसी भी पार्टी को एंजॉय करने का, सोशल इवेंट्स को ज्वाइन करने का। तो ये सब खर्चे जो होते हैं ना मतलब आते रहते हैं। तो जब तक आपकी फर्स्ट सैलरी नहीं आती है तो इन सब खर्चों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास डिपॉजिट है तो डिपॉजिट को आपको रखना चाहिए। किस वजह से रखना चाहिए मैं अभी आपको बता रही हूँ कि ये आपके डिपॉजिट जो है कहाँ आपके मतलब काम आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो डिपॉजिट की बात मैं कर रही हूँ ये सब अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को खर्च करने में आपको काम आते हैं। जैसे कि अकोमोडेशन में आपको रेंटल एग्रीमेंट आपको बनवाना होगा, तो आपको पोलैंड में 1 मंथ का रेंटल एग्रीमेंट बनवाने के लिए आपको 1 मंथ का जो होता है ना जैसे रेंट जो भी आपको डिसाइड किया गया है 1 मंथ का रेंट आपको पहले से डिपॉजिट करना होता है। तो ये सब अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट हैं जिसको आपको डिपॉजिट में रख करके आपको चलना होगा, क्योंकि आप आएंगे तो आपको सैलरी तुरंत नहीं मिलेगी। तो इस वजह से आपको सेविंग रखना ज़रूरी होता है। ग्रोसरीज होती हैं, ग्रोसरीज लाने में आपको खर्च लगेगा। साथ ही साथ इमरजेंसी एक्सपेंस जो होता है, जैसे मान लीजिए आप अगर आते हैं तुरंत आपकी तबीयत खराब होती है तो आप डॉक्टर से चेकअप करवाने जाएंगे तो उसमें पैसे लगेंगे। तो ये सब जो सेविंग्स होती हैं ये सब अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट में ये सब खर्च होने लग जाती हैं। तो इसलिए आपको सेविंग्स रख करके आना है ताकि ये जो स्ट्रेस है ये आपका स्ट्रेस कम हो जाए और टेंशन फ्री रह करके आप यहाँ इंजॉय करके आप काम कर। बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो जब भी आपको एप्लीकेशन प्रोसेस करना है तो आप टाइम निकाल करके जितना भी पेपर वर्क है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, उसको आप गैदर कर लीजिए, आप उसको ऑर्डर में लगा लीजिए, ताकि जब भी आप ये प्रोसेस करें तो आपके जो ये जो वीज़ा प्रोसेस आप करते हैं ना ये आपका फाउंडेशन होता है। तो वेल प्रिपेयर्ड आपका डॉक्यूमेंट रहेगा तो आपके वीज़ा के जो चांसेस है, सक्सेस चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि वो जो वीज़ा काउंसलर होता है वो एक तरह से देखता है कि बहुत तरीके से आपने लगाया है। इन सब चीज़ों से जो होता है ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है सामने वाले के ऊपर। तो आप टाइम निकाल करके अपने डॉक्यूमेंट्स को गैदर कीजिए, उसको ऑर्डर में लगाइए, सब कुछ सही तरीके से आप लगाइए जिससे आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाए और उसमें डिले बिल्कुल भी ना हो। जितना जल्दी और जितना अच्छा से अच्छा आप करेंगे उतना जल्दी आपका वीज़ा का प्रोसेस होगा और तेजी से होगा। अब आप अपने डॉक्यूमेंट को एक्यूरेट एंड कंप्लीट सेट सबमिट करते हैं तो वीज़ा अथॉरिटीज़ को ये दिख जाता है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, कितने आप सीरियस हैं इस मामले में। तो ये सब चीज़ें उनको दिख जाती हैं और उन पर जो होता है ना एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स, पॉजिटिव इम्प्रेशन पड़ता है कि ये बंदा जो है बहुत तरीके से इसने अपना काम किया है। तो ये आपको करने से क्या होगा ना, जो आपका वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो बहुत स्मूथली आगे बढ़ेगा। तो इस चीज को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। सब कुछ आपको एक्यूरेट एंड कंप्लीट सेट रेडी करके पहले से आपको रखना है, क्योंकि आपको सबमिट करना है इस वजह से। पासपोर्ट की, जैसा कि मैंने और भी वीडियो में बताया है कि पासपोर्ट जो आपका है वो प्लान स्टे से आपका 3 महीने या 6 महीने से ज्यादा तक की मतलब उसमें वैलिडिटी होनी चाहिए, कि मतलब आपका पासपोर्ट अभी एक्सपायर नहीं होने वाला है। तो और उसके साथ साथ आपके पासपोर्ट पे लास्ट के 2 पेज जो होते हैं ना वो खाली होने चाहिए वीजा
स्टैंपिंग के लिए। तो लास्ट के 2 पेज जो हैं आपके खाली होने चाहिए, और साथ ही साथ आप अपने पासपोर्ट का वैलिडिटी भी चेक कर लीजिएगा कि वो कब एक्सपायर होने वाला है। अगर आप देख रहे हैं कि बहुत ही जल्दी एक्सपायर होने वाला है तो जल्दी से जल्दी उसको जा करके आप रिन्यू करा लीजिए, नया पासपोर्ट बनवा लीजिए, क्योंकि उसको भी बनने में कुछ समय लग सकता है इस वजह से। तो इन सब छोटे छोटे स्टेप्स को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि सब कुछ वहाँ पर चेक किया जाता है। क्योंकि जब वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आप भेजेंगे तो उसमें आपका सबसे पहला पासपोर्ट ही आता है। तो अगर वो चेक करता है कि आपका ड्यूरेशन जो है पासपोर्ट का वो ख़त्म होने वाला है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। तो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को आपको पोलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना है, ई कॉन्सुलेट की वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना है। उसको प्रॉपर तरीके से केयरफुली पढ़ना है, आपको उसको सही तरीके से फिल करना है। अगर आप उसमें कुछ भी गलत फिल करते हैं तो ये डिले हो सकती है और आपका वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस जो होता है हो सकता है रिजेक्ट भी हो जाए। तो आपको प्रॉपर तरीके से उसको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको उसको रिव्यू करना है, क्योंकि एक मेरे पास कमेंट आया था कि उन्होंने अपना ईमेल आईडी गलत फिल कर दिया है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में। तो अब बताइए कि जो भी उनको ईमेल आएगा वो कौन से ईमेल एड्रेस पे उनको ईमेल आएगा, जबकि उन्होंने पहले से ही उन्होंने रॉन्ग फिल कर रखा है। तो ये ऑटोमेटिक रिजेक्शन का कारण बनता है। इसीलिए हर वीडियो में बताती हूँ कि आप बार बार उसको रिव्यू कर लीजिए कि ये सब सही आपने फिल किया है या नहीं। तो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को केयरफुली फिल करना ये सबसे बड़ा काम है। आप आते हैं पासपोर्ट साइज फोटो के बारे में। जैसा कि मैंने और भी वीडियो में बताया है कि आपका पासपोर्ट साइज फोटो जो भी आप लगा रहे हैं वो 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग एम्बेसीज की अलग अलग गाइडलाइंस होती हैं। तो जब भी आप फोटो के लिए आप उसमें लगाएं तो आप उनकी गाइडलाइंस को एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे तो उसमें व्हाइट बैकग्राउंड होता है, उसमें फेस जो होता है एकदम क्लियर दिखना चाहिए, प्रॉपर उसमें कलर शो होना चाहिए, करेक्ट साइज का होना चाहिए। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अलग अलग एम्बेसीज की अलग अलग गाइडलाइंस होती हैं, सबकी एक नहीं होती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। पासपोर्ट साइज फोटो जो होता है आपको प्रॉपर एम्बेसी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, और 6 महीने से ज्यादा का पुराना वो होना भी नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका वर्क परमिट, जो कि आपको पॉलिश एम्प्लॉयर से आपको वर्क परमिट लेना जरूरी होता है विथ साइन एंड स्टैम्प। मतलब पॉलिश एम्प्लॉयर अपना साइन एंड स्टैम्प देगा जिस भी कंट्री के लिए आपने वर्क परमिट इशू किया है, तो उस कंट्री का स्टैम्प होना चाहिए। और ये आपको प्रूफ करता है, वर्क परमिट आपको प्रूफ करता है कि आपके पास एक लेजिटिमेट जॉब ऑफर है जिससे आप पोलैंड में काम करने के लिए ऑथराइज्ड हैं। एक लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि ये जस्ट पीस ऑफ पेपर है। तो पीस ऑफ पेपर अगर आपको लग रहा है तो विदाउट इस पेपर के आप किसी भी कंट्री में मूव नहीं हो सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये पेपर ही है जो आपको वीजा दिलवा सकता है। तो इसलिए अगर कुछ लोग समझ रहे हैं तो ये आपके लिए पीस ऑफ पेपर नहीं है, ये आपके लिए प्रूफ करता है कि आप इस कंट्री में ऑथराइज्ड हैं काम करने के लिए। तो जिन लोगों को लगता है कि आपके पास होना चाहिए तो आप ले सकते हैं वर्क परमिट। नेक्स्ट है आपका प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। जैसे जाने के लिए पहले आपके चेकलिस्ट में दिया गया है कि अकोमोडेशन को आपको प्रूफ में दिखाना होगा। तो जैसे कि मान लीजिए होटल का रिजर्वेशन आपको दिखाना है, तो उसका आपको प्रूफ जो है आपको अथॉरिटीज को दिखाना होता है, या फिर आप रेंटल एग्रीमेंट भी जहाँ पर आपने अकोमोडेशन लिया है वहाँ का भी आप प्रूफ दिखा सकते हैं कि इस सिटी में इस जगह पर यहाँ पर आपने मतलब अकोमोडेशन ले रखा है। तो इसका प्रूफ आपको अथॉरिटीज को दिखाना होगा। चाहे आप टेम्परेरी रह रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए रह रहे हो, दोनों केसेस में आपको ये जो अकोमोडेशन प्रूफ है वो आपको दिखाना होता है। अब आता है फाइनेंशियल मीन्स, मतलब कि बैंक स्टेटमेंट या फिर आपको स्पॉन्सरशिप लेटर जो है आपको दिखाना होगा, क्योंकि आप अगर पोलैंड में या किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो वहां पर आप रहने का खर्चा या और भी एक्सपेंसेस जो है आप उसको कवर कर सकते हैं। तो ये प्रूफ आपको जरूर से दिखानी है, जो कि मैंडेटरी है इसको दिखाना, और ये हर वीजा के लिए जरूरी है। आता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। जैसा कि मैंने बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको इमरजेंसी कोई होती है, आपका कोई रूटीन केयर है, तो ये सब जो है आपको यहाँ पर जैसे हॉस्पिटल में जैसे ही आपको चेकअप के लिए जाना होता है तो इसी वजह से इंश्योरेंस लिया जाता है। और ये आप चेक कर लीजिएगा कि जो भी आप इंश्योरेंस ले रहे हैं वो पोलैंड के रिक्वायरमेंट से मीट करता है या नहीं, कि मतलब पोलैंड एम्बेसी से मतलब कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ऐसी है जो वैलिड है पोलैंड के अंदर। तो इस चीज को आप डबल चेक कर लीजिएगा कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी जो है या पोलैंड में वैलिड करती है, मीट करती है।
नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका वीज़ा फी पेमेंट प्रूफ, जो कि एक बैंक रिसिप्ट भी हो सकता है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है, या ये आपका कंफर्मेशन रिसिप्ट होता है कि आपने वीज़ा के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उसको आपने पे किया है। तो इस रिसिप्ट को आपको वीज़ा एप्लीकेशन के साथ आपको अटैच करके इसको लगाना होगा। इससे क्या होगा, उनको कंफर्मेशन हो जाएगी कि जो भी अमाउंट रिक्वायर्ड था वीज़ा के लिए, वीज़ा फी के लिए, वो आपने पे कर दिया है। तो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए हमेशा अपने एम्बेसी की वेबसाइट को हमेशा आप चेक करते रहें, क्योंकि रूल्स जो होते हैं ना हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो इस वजह से मैं बता रही हूँ कि आप चेक करते रहिए, इस वजह से कि कोई भी आपका डॉक्यूमेंट जो है वो मिसिंग ना हो, क्योंकि मिसिंग होता है तो देरी का कारण भी बन सकता है और रिजेक्शन का कारण भी बन सकता है। तो मेक श्योर कर लें कि सब कुछ जो होता डॉक्यूमेंट्स जो हों वो सब कुछ लेटेस्ट हों। तो इस वजह से चेक करना ज़रूरी होता है वो। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स जो है इनको रेडी करके कुछ स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो इससे आपका क्या होगा, वीज़ा का प्रोसेस जो है बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो कुछ स्टेप्स जो फॉलो करने हैं वो मैं बता रही हूँ कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। तो पहला स्टेप है वो है आपका कि पॉलिश कंपनी से आपको जॉब ऑफर लेना है। तो ये जॉब ऑफर जो है आपके एप्लीकेशन की आपकी ये फाउंडेशन है, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर जो है आपके बिहाफ पर जो आपके लिए वर्क परमिट का प्रोसेस इनिशिएट करेगा, तो उस वर्क परमिट में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट जो आपका होता है उसमें आपको ये चेक करना होगा कि क्लियर तरीके से कि उसमें जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सा है, कितने ड्यूरेशन का है, कितने टाइम का है, उसमें आपकी सैलरी क्या मेंशन की गई है, सब नेसेसरी डिटेल्स जो हैं वो आपको चेक करनी होती है। इन सब चीज़ों को चेक करके आप अपना वर्क परमिट जो है आप अपना स्ट्रांग बना सकते हैं। ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, इन सबको आपको कलेक्ट करना है। लाइक हो गया पासपोर्ट, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, वर्क परमिट, और आपका होता है हेल्थ इंश्योरेंस एंड अकोमोडेशन प्रूफ। इन सब चीज़ों को आप कलेक्ट करके आपको इनकी जितनी एक्यूरेसी है कंप्लीट, तो इनकी एक्यूरेसी को आप डबल चेक कीजिए कि कहीं से कोई पेपर मिसिंग तो नहीं है, क्योंकि अगर मिसिंग होता है कोई भी पेपर तो ये डिले का कारण बनता है और रिजेक्शन का भी कारण बनता है। तो कुछ लोगों को लगता है कि मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन कहीं ना कुछ मिसिंग हो जाती है, तो आप इसको डबल चेक जरूर से जरूर कर लें। स्टेप है आपका अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट के लिए आप कोशिश कीजिए कि जो भी स्लॉट्स में आपको अपॉइंटमेंट्स दिख रहे हैं आप उसी को बुक कीजिए, क्योंकि सीजन्स में क्या होते हैं ना, पीक में जब होता है अपॉइंटमेंट तो अपॉइंटमेंट जल्दी से जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो इस वजह से आपको स्लॉट्स में जो भी अपॉइंटमेंट्स दिखते हैं, जब आप अपॉइंटमेंट की बुकिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर स्लॉट्स में डेट वाइज और टाइम के साथ आपको बुकिंग के लिए दिखाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, मुझे इस दिन टाइम नहीं है, मुझे उस दिन टाइम नहीं है, तो आप ये सब मत कीजिए। जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट की डेट्स आपको मिलती हैं उस दिन के डेट्स को अगर आप अपॉइंटमेंट के लिए बुक करेंगे तो जल्दी से जल्दी आपका वीज़ा प्रोसेस का काम जो है जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। स्टेप है आपका इंटरव्यू। तो आपको इंटरव्यू को अटेंड करना चाहिए। आपको पूरा ड्रेसअप होना चाहिए, मतलब कि आपको नॉर्मल ड्रेसअप रहना चाहिए, कोई मतलब तड़क भड़क आपको नहीं पहनना है। आपको प्रोफेशनल ड्रेस में ही आपको रहना है, पोलाइट रहना है। आपको जो भी क्वेश्चंस आपसे किया जाए उसको बहुत समझ करके आपको आंसर देना है। आप पोलैंड में रहने के लिए आप क्यों प्लान कर रहे हैं, कब तक प्लान कर रहे हैं, इन सब क्वेश्चंस का आंसर जो है आप उनको स्मूथली दीजिए। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको आपसे क्वेश्चन किया जाए उसको आपको ऑनेस्टली आंसर देना है, आपको झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है। आपका वीज़ा फ़ी पेमेंट। तो जब भी आप अपॉइंटमेंट की बुकिंग करते हैं तो उस टाइम को आपको वीज़ा फ़ी पे करना होता है। तो उस टाइम पर जब आप वीज़ा फ़ी को आप पे करते हैं तो वो जो रिसिप्ट आपके साथ आती है तो उस रिसिप्ट को आपको संभाल कर रखना है, क्योंकि उसको आपको दिखाना होता है जब भी आप एप्लीकेशन का प्रोसेस करते हैं, वीज़ा के लिए प्रोसेस करते हैं, तो उसको आपको अटैच करना होता है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना, इन सब स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। और अब आता है कि वेटिंग टाइम। लास्ट में आपको डिसीजन का वेट करना होता है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज के टाइम एंड डेट एंड ईयर के अकॉर्डिंग जो होता है ना, कहीं कहीं कुछ महीनों का टाइम लगता है, कहीं कहीं कुछ वीक्स का टाइम लगता है। तो अब आपको डिसीजन का वेट करना होता है। तो डिसीजन का जब तक आपका वेट करेंगे तो उस टर्म में आप क्या कर लीजिए, आप आने की तैयारी कर लीजिए। जो भी आपको लगता है कि कुछ भी मिसिंग रह गया है तो उन सब चीज़ों को आप केयरफुली रेडी कर लीजिए। लास्ट स्टेप आता है कि जैसे कि मान लीजिए आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आप अपने वीज़ा स्टैंप के साथ अपने पासपोर्ट को आप कलेक्ट कर लीजिए। और जब पासपोर्ट आप कलेक्ट करेंगे तो उसमें आप सब कुछ जो उसमें इंफॉर्मेशन है उसको करेक्टली चेक कर लीजिए
कि आपको कब जाना है, कौन सी डेट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और भी रिक्वायर्ड हैं जाने से पहले, मतलब ट्रैवल करने से पहले। तो इन सब चीज़ों को पूरा चेक कर लीजिए। इंटरव्यू देने जाएं तो आप पूरा क्लियर रहें और ऑनेस्टली आप उनका जवाब दें और एक्साइटमेंट दिखाएं आपकी, आप पोलैंड जाना चाहते हैं और आप वहाँ काम करना चाहते हैं। तो पॉजिटिव आपको रहना है। आपकी पॉजिटिविटी जो है देख करके जो होता है ना, काउंसलर जो होता है वो मतलब इम्प्रेस हो जाता है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी करना है। सारे सवालों के जवाब जो हैं आपको ईमानदारी से देना है इंटरव्यू में। तो कोई भी गलती आपके मतलब जो होता है ना, वीज़ा जो है आपको खतरे में डाल सकती है। ये स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो पोलैंड में जो अपॉर्चुनिटीज ओपन हुई हैं इन सब के करीब हो जाएंगे। और आप अपने एक्साइटमेंट को ओपन रखेंगे तो पॉजिटिव रखेंगे तो जल्दी से जल्दी जो आपका प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन जो है आप किसी को मतलब काउंसलर को कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। तो आई होप ये सब नॉलेज जो है, ये सब स्टेप्स को आप फॉलो करके, मुझे उम्मीद है आप वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस जो है सही तरीके से कर पाएंगे और इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी आपको मतलब कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे नए अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।